हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 14 फरवरी 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। किसानों के लिए खुले हैं सरकार के दरवाजे, केंद्र का ये स्टेटमेंट है कि जो किसानों का आंदोलन था वो पूरी तरीके से उग्र हो चुका है। कल काफ़ी इसमें उपद्रव हुआ, कई लोग घायल हो गए हैं। बैरिकेडिंग्स जो लगाई गई थी उसको हटा दिया गया है किसानों द्वारा। उसमें जो आंसू गैस के गोले थे उनका इस्तेमाल किया गया, लेकिन किसान फिर भी बहुत उग्र दिख रहे हैं। इसी सब को लेकर जो मीटिंग हुई थी, हालांकि उसमें भी कोई अंतिम फैसला नहीं निकल पाया है। विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन के लिए अड़े किसानों को केंद्र सरकार ने एक बार फिर से अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सरकार किसान के हित के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से ही निकल सकता है, इसलिए सरकार के द्वारा किसानों के लिए अभी भी जो द्वार हैं केंद्र सरकार के, वो किसानों के लिए अभी भी खुले हैं। दोनों ने किसानों से आग्रह किया कि वे फिर से सरकार के साथ बातचीत करें। किसानों की मांगें पूरी करने में आ रही व्यवहारिक समस्याओं को इंगित करते हुए उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर कानून किसानों को रचनात्मक पक्ष रखना होगा। सिर्फ मांगों को बातचीत का आधार बनाने से रास्ता नहीं निकलेगा। एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून सभी हितधारकों से परामर्श किए बिना जल्दबाजी में नहीं लाया जा सकता है। पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस में चल रहे टकराव के बीच कृषि मंत्री मुंडा ने उन चर्चाओं को खारिज किया कि सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत पूरी तरह से विफल हो गई है। उन्होंने कहा कि बातचीत में कुछ मुद्दे सुलझ गए हैं, लेकिन कुछ पर अभी बात नहीं बन सकी है। एमएसपी कानून की मांग पर कहा कि जब भी कोई कानून बनता है तो सभी संबंधित पक्षों को ध्यान में रखना होता है। किसानों के उग्र प्रदर्शन में 12 जो सुरक्षाकर्मी हैं वो घायल हो गए हैं। अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो आंदोलन किया जा रहा है उसमें तोड़फोड़, आगजनी जैसी कई घटनाएं हो रही हैं। आंदोलन कर रहे किसानों की जो प्रमुख मांगे हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले सभी 23 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी होनी चाहिए। फसलों का भाव स्वामीनाथन आयोग के अनुसार लागत से 50% अधिक होना चाहिए। किसानों पर चढ़े कर्ज को माफ किया जाए। किसानों के लिए 10,000 रुपये प्रति महीने की पेंशन लागू की जाए। बिजली संशोधन बिल 2022 को रद्द किया जाए। किसानों को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए। लखीमपुर खीरी कांड में घायल हुए किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। कृषि कानून विरोधी प्रदर्शन के कारण जिन किसानों पर केस दर्ज हुए हैं उन्हें रद्द किया जाए। प्रदर्शन के दौरान मृत के स्वजन को उचित मुआवजा दिया जाए। परिवार में किसी एक को नौकरी दी जाए। कृषि वस्तुओं, दुग्ध उत्पादों, फल और सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाया जाए। कीटनाशक, बीज व उर्वरक अधिनियम में संशोधन कर बीजों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। तो ये जो प्रमुख मांगे हैं ये किसानों की हैं और सरकार लगभग इसमें कुछ मांगों को मानने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ मांग केंद्र सरकार नहीं मान पा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आ रहे हैं कि दुबई में भारतीय रुपए कार्ड और यूपीआई से अब हो सकेगी बेधड़क खरीदारी। दुबई में छुट्टियां मनाने जाने वाले भारतीय पर्यटकों या वहां काम करने वाले 3.5 लाख भारतीयों को अब वित्तीय लेन देन के लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर उनके पास भारत के किसी वित्तीय संस्थान की तरफ से जारी किया गया रुपे, डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड है या फिर यूपीआई आधारित मोबाइल भुगतान ऐप है तो फिर इससे बेधड़क ही दुबई में भुगतान हो सकेगा। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद के समक्ष कुल 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें 2 समझौते यूएई में भारतीय रुपे कार्ड और यूपीआई को स्वीकार करने को लेकर है। इसके बदले यूएई के डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म आनी और जैवान को भारत में भी स्वीकार किया जाएगा। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता भी हुआ है। इसके बाद भारत के ढांचागत क्षेत्र में यूएई के पेंशन फंड से होने वाले अरबों रुपए के निवेश का रास्ता भी साफ करने की इसमें बात की गई है। जेईई मेन में पहले चरण में 23 छात्रों के 100 परसेंटाइल अंक।
भाई 100 में 100 नंबर लाना बहुत बड़ी बात है। इंजीनियरिंग में दाखिले से जुड़ी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के पहले चरण में 23 छात्रों ने नया कीर्तिमान गढ़ते हुए 100% स्कोर हासिल किया है। इनमें दिल्ली के माधव बंसल व इप्सित मित्तल भी शामिल हैं। 100% अंक हासिल करने वाले छात्रों में सबसे अधिक 7 छात्र अकेले तेलंगाना के हैं, जबकि महाराष्ट्र, राजस्थान व आंध्र प्रदेश के भी 3-3 छात्र इसमें शामिल हैं। पिछले साल जेईई मेन के पहले चरण में 20 छात्रों ने 100% स्कोर हासिल किए थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने मंगलवार तड़के 3 बजे जेईई मेन के पहले चरण का परिणाम घोषित किया। एनटीए ने इस बीच जेईई मेन के दूसरे चरण परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया। यह अप्रैल में होगी। इन दोनों चरणों की परीक्षाओं में जिस परीक्षा में स्कोर अधिक होगा उसको ही अंतिम कट ऑफ माना जाएगा। इसके आधार पर जेईई एडवांस में बैठने का मौका मिलेगा। चुनाव में इंटरनेट मीडिया पर कसेगा शिकंजा। तो चुनाव में फैलाई जाने वाली झूठी व भ्रामक जानकारियों पर रोकथाम के लिए चुनाव आयोग ने अब इंटरनेट मीडिया पर और सख्ती बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत प्रत्येक जिले में अब इंटरनेट मीडिया पर नज़र रखने के लिए एक प्रभावी टीम तैयार होगी। इसका मुखिया, एसडीएम रैंक का कोई अधिकारी या फिर कम से कम 10 साल तक आईटी क्षेत्र से जुड़ा रहा जिले का कोई अन्य अनुभवी अधिकारी होगा। ये सक्षम अधिकारी चुनाव के दौरान प्रत्येक राजनीतिक हलचल के साथ प्रत्याशियों, उनके स्वजन और राजनीतिक दलों से संबंधित पदाधिकारियों के इंटरनेट मीडिया से जुड़े सभी प्लेटफॉर्म पर उनके अकाउंट पर नजर रखेगा। चुनाव आयोग की इस पहल को लोकसभा चुनाव से पहले की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। चुनाव आयोग ने मीडिया के साथ ही इंटरनेट मीडिया पर भी नजर रखने के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें जिला स्तर से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर चुनावों के दौरान फैलाई जाने वाली झूठी व भ्रामक जानकारियों पर लगाम लगाने को कहा गया है। इतना ही नहीं, आयोग ने ऐसी किसी भी भ्रामक या फिर झूठी जानकारियों पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी निर्देश दिए हैं। आयोग का मानना है कि निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव के साथ पूरी चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता के लिए जरूरी है कि चुनाव से जुड़ी प्रत्येक झूठी व भ्रामक खबरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सोनिया गांधी की राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन की तैयारी। कांग्रेस में राज्यसभा सीटों की दावेदारी को लेकर चल रही जबरदस्त अंदरूनी सियासत में अब उम्मीदवारी का अंतिम फैसला पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे। समझा जा सकता है कि इसके मद्देनजर ही राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक दिन का ब्रेक देकर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मंगलवार शाम दिल्ली लौटेंगे। इस लिहाज से अब तक ये तय माना जा रहा था कि बुधवार तक राहुल गांधी से चर्चा और हरी झंडी मिलने के बाद कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की राजस्थान से राज्यसभा की उम्मीदवार की प्रबल संभावना है, मगर वह राजस्थान या हिमाचल प्रदेश में से किस राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी, इस पर अंतिम निर्णय भी राहुल गांधी ही लेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। सरकारी अस्पतालों के मूलभूत ढांचे में सुधार के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। देखिए, दिल्ली के जो स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का आकलन करने के साथ ही केंद्र व दिल्ली सरकार के साथ साथ दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित अस्पतालों में सुविधाओं में सुधार के तरीके सुझाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को ILBS के चांसलर डॉक्टर SK सरीन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि अब तक की सुनवाई व अदालत में पेश की गई विभिन्न स्थिति रिपोर्टों को देखने से पता चलता है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवा, मशीन से लेकर विशेषज्ञ डॉक्टर व स्टाफ की भारी कमी है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। भारत और UAE की दोस्ती की जयकार का यह समय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेटमेंट दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यहां भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले प्रत्येक भारतीय पर गर्व है और यह समय दोनों देशों के बीच मित्रता की जयकार का है। उन्होंने दोनों देशों की जो प्रगति में भागीदारी बताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध दुनिया के लिए एक मॉडल है और वे 21वीं सदी के तीसरे दशक
में एक नया इतिहास लिख रहे हैं। अबू धाबी के जायद स्पोर्ट्स स्टेडियम में मोदी मोदी के नारे लगे, भारत माता की जय के नारे लगे। प्रधानमंत्री ने अहलन मोदी यानी कि हेलो मोदी कार्यक्रम में शामिल हुए भारतवंशी लोगों का अभिवादन नमस्कार कहकर किया। उन्होंने कहा कि हमारी साझेदारी सभी क्षेत्रों में मजबूत हो रही है और नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। यह भारत की इच्छा है कि हमारी साझेदारी हर दिन मजबूत होती रहे। भारत और यूएई प्रगति में भागीदार हैं। इसका जो हमारा जो रिश्ता है प्रतिभा, नवाचार और संस्कृति का है। दोनों देशों के बीच प्राचीन समुदाय और सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करते हुए मोदी ने अरबी में भी कुछ पंक्तियां बोली, जिसका बाद में उन्होंने अनुवाद किया जाए। कैसे भारत और यूएई दोनों दुनिया की किताब पर वक्त की कलम से बेहतर भविष्य की पटकथा लिख रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति को दिया धन्यवाद। इस न्यूज़ को स्किप करेंगे। गंगा यमुना के जल व राजस्थान के बलुआ पत्थर से बना है अबू धाबी का मंदिर। तो ये अबू धाबी का पहला मंदिर भारत के विभिन्न हिस्सों के योगदान से बना वास्तुकला का एक चमत्कार है। भारत से मंदिर के लिए गंगा यमुना का पवित्र जल और राजस्थान से गुलाबी बलुआ पत्थर ले जाया गया था। भारत से पत्थरों को लाने में इस्तेमाल के लिए लकड़ी के बक्सों से मंदिर का फर्नीचर बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। मंदिर के दोनों ओर गंगा और यमुना का पवित्र जल बह रहा है, जिसे बड़े बड़े कंटेनरों में भारत से लाया गया है। मंदिर प्राधिकारियों के अनुसार जिस ओर गंगा का जल बहता है वहाँ पर एक घाट के आकार का एम्पी थिएटर बनाया गया है। मंदिर के प्रमुख स्वयंसेवी विशाल पटेल ने कहा कि इसके पीछे विचार इसे वाराणसी के घाट की तरह दिखाना है, जहां लोग बैठ सकें, ध्यान लगा सकें और उनकी जहन में भारत में बने घाटों की यादें ताज़ा हो जाएं। जब पर्यटक अंदर आएंगे तो उन्हें जल की दो धाराएं दिखेंगी, जो सांकेतिक रूप से भारत में गंगा और यमुना नदियों को दर्शाती है। त्रिवेणी संगम बनाने के लिए मंदिर की संरचना से रोशनी की एक किरण आएगी, जो सरस्वती नदी को दर्शाएगी। दुबई अबुधाबी शेख जायद हाईवे पर अल रहबा के समीप स्थित बोचा सनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा निर्मित यह मंदिर करीब 27 एकड़ जमीन पर बनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि पीएम सूर्य घर योजना से हर माह 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। सौर ऊर्जा और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लॉन्च किया है, इसमें केंद्रीय योजना के जरिए देश के 1 करोड़ परिवार को सूर्योदय योजना है, जिसको देखकर परिवारों को प्रतिमाह 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। सरकार इस परियोजना में 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को इंटरनेट मीडिया पर लोगों को इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार सतत विकास और लोगों की भलाई के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू कर रही है। इसके सभी हितधारकों को नेशनल ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से अधिक आय, कम बिजली बिल और लोगों के लिए नौकरी का रास्ता भी खुलेगा। 3 से 5 वर्षों में रूफटॉप सौर ऊर्जा के लिए सब्सिडी के रूप में 10,000 करोड़ रुपए पहले ही दिए जा चुके हैं। रूफटॉप सोलर स्कीम की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार कई अहम कदम उठाएगी। नई छत सौर योजना की कैबिनेट द्वारा समीक्षा की जाएगी। मौजूदा सौर ग्रिड योजना को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी नए कानून पर रोक से इनकार। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित नए कानून के अमल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। नए कानून में सीईसी और ईसी की नियुक्ति ऐसी समिति द्वारा किए जाने का प्रावधान है जिसमें चीफ जस्टिस शामिल नहीं होंगे। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से दायर याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया और इस याचिका
को इसी विषय पर लंबित अन्य याचिकाओं के साथ अप्रैल में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त से जो सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि अधिनियम 2023 को संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। एनजीओ की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि यह कानून शीर्ष अदालत की संविधान पीठ के उस फैसले के विपरीत है जिसने निर्देश दिया था कि सीजेआई उस समिति का हिस्सा होंगे तो जो सीवीसी यानी सीईसी और ईसी की नियुक्ति करेगा। उन्होंने कहा कि 2 चुनाव आयुक्त सेवानिवृत्त होने वाले हैं और यदि कानून के क्रियान्वयन पर रोक नहीं लगाई गई तो याचिका निरर्थक हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। अब नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज पर पहला आर्टिकल है कि समान नागरिक संहिता का अतार्किक विरोध। समान नागरिक संहिता पर मुस्लिम समुदाय के नेताओं के विरोध का रवैया बिल्कुल वैसे ही है जैसा संविधान सभा के उसके सदस्यों का था। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है और यह आर्टिकल लिखा है लोकतांत्रिक विषयों के विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ स्तंभकार ए सूर्य प्रकाश द्वारा। ये बता रहे हैं कि अंततः उत्तराखंड के रूप में किसी राज्य ने समान नागरिक संहिता की दिशा में पहल की है जैसा कि अनुमान था। मुस्लिम समुदाय के कुछ नेताओं ने उसका विरोध शुरू कर दिया है। उनकी मांग है कि उनके समुदाय को इससे बाहर रखा जाए। जमीयत उलाम ए हिंद के मुखिया मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि मुसलमान शरीयत के खिलाफ कोई कानून स्वीकार नहीं कर सकते हैं। असुद्दीन ओवैसी ने इस कानून को संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन बताया है। देहरादून में स्थानीय स्तर पर भी विरोध हुआ। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत को मुस्लिम समुदाय की इन आपत्तियों के आगे समर्पण कर देना चाहिए या फिर पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्रों के व्यापक हितों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विवाह, तलाक और जो विरासत उत्तराधिकार से जुड़े नागरिक कानूनों में समरूपता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार किसी मुसलमान पुरुष की एक ही समय में 4 पत्नियां हो सकती हैं। यह बहु विवाह की स्थिति अनुच्छेद 14 के अंतर्गत मिली विधि के समक्ष समता के अधिकार का उल्लंघन करने के साथ ही महिलाओं की गरिमा पर आघात करती है। यह लैंगिक समानता के मूल सिद्धांत का भी उल्लंघन करती है। अफसोस की बात यह है कि मुस्लिम समाज के मौजूदा नेताओं का रवैया संविधान सभा के मुस्लिम सदस्यों के कतई अलग नहीं है। उन्होंने 76 साल पहले भी ऐसी संहिता का मुखर विरोध किया था। तब संविधान सभा बस इतनी व्यवस्था करके रह गई थी कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेगा। यह प्रावधान सलाह के स्वरूप में ही था, लेकिन संविधान सभा के मुस्लिम सदस्यों ने पुरजोर विरोध किया था। इस मुद्दे पर 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा में तीखी बहस हुई थी। आरंभ में इसे संविधान के अनुच्छेद 35 के रूप में जोड़ने का विचार था, लेकिन बहस के बाद यह अनुच्छेद 44 के रूप में अस्तित्व में आ गया था। संविधान सभा में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी मुस्लिम समुदाय की आपत्तियों को खारिज किया था। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम समुदाय के तर्क सुनकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि देश में मानवीय संबंधों के लगभग सभी पहलुओं को अपनाने के बाद या उसके दायरे में समेटने वाले कानून और ये संहिताएं लागू की गई हैं। इसमें समान आपराधिक संहिता, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम और व्यवहारिक रूप से समान नागरिक संहिता भी शामिल है, जिसमें केवल विवाह उत्तराधिकार के मुद्दे पर पेच फंसा है। उन्होंने सभा को स्मरण कराया कि 1939 तक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत के मुसलमानों पर शरीयत कानून लागू नहीं होते थे। विरासत इत्यादि के मामले में हिंदू कानूनों का पालन करते रहें। इस प्रकार 1937 में शरीयत कानून पारित होने से पहले तक उत्तरी प्रांत, मध्य प्रांत एवं बॉम्बे प्रांत में भी मुसलमानी समुदाय विरासत से जुड़े हिंदू कानूनों का पालन करता रहा, तो जो मालाबार के मुसलमान हिंदू मृत सत्ता कानूनों का राज रहा था। उन्होंने कहा कि इन आधारों पर मुस्लिम समुदाय की आपत्तियां खारिज की जाती हैं। अगर हम इस प्रकार देखें तो 1947
में मजहबी आधार पर देश विभाजन के बावजूद जो मुस्लिम भारत में रह गए थे वे भी के.एम. मुंशी जैसे विद्वानों की दृष्टि में एक प्रकार के अलगाववादी सोच से प्रेरित थे। उसी प्रकार का सोच वर्तमान में समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहा है। समान नागरिक संहिता के विरोध में तमाम कुतर्क दिए जा रहे हैं। ऐसे में यदि भारत को उदार एवं लोकतांत्रिक समाज बने रहना है तो समान नागरिक संहिता के विरोध में मुस्लिम समाज की आपत्तियों को चुनौती देकर उनका प्रभावी प्रतिकार करना समय की आवश्यकता है। बहुसंख्य समाज को भारत की पंथ निरपेक्षता, उदार एवं लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए आगे आकर मुखर होना होगा, भले ही इसके चाहे जो परिणाम निकले। नेक्स्ट आर्टिकल है कि आशंकित करता एक और आंदोलन। यहाँ पर किसान आंदोलन को टारगेट किया गया है, जिसके बारे में हम डिस्कस अभी पहले पेज पर भी कर चुके हैं। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि गैर अनाज खाद्य उत्पादों से बढ़ेगा कृषि निर्यात। देखिए, सरकार अनाज से इतर अन्य प्रकार के खाद्य उत्पादों की मदद से कृषि निर्यात बढ़ाने में जुट गई है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करने वाला कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने फल, सब्जी, जो प्रोसेस्ड फूड्स व अन्य जीव जंतु की मदद से बने ऐसे 20 प्रकार के खाद्य उत्पादों की पहचान की है जिनके निर्यात में बढ़ोतरी की बड़ी गुंजाइश है। इस काम के लिए एपिडा किसान उत्पादक संगठनों यानी कि एफपीओ की मदद ले रहा है। अब तक 119 एफपीओ निर्यातक बन गए हैं। कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए अनाज से हटकर अन्य आइटम की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि चावल व गेहूं जैसे अनाज देश के प्रमुख भोजन में शामिल हैं। घरेलू स्तर पर इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने से सरकार कोई समझौता नहीं कर सकती है। सभी पिछले 1 साल से भी अधिक समय से गेहूं के निर्यात पर पाबंदी है और उसके बाद सरकार ने चावल, चीनी, प्याज जैसे आइटम्स के निर्यात पर रोक लगा दी है। 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप छूने वाली पहली कंपनी बनी RIL। दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वह 20 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन तक पहुंचने वाली पहली सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। दिन के कारोबार के दौरान BSE पर कंपनी का स्टॉक 1.88% उछलकर 2,957 रुपये के रिकॉर्ड उच्चतर स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि बाजार बंद होने के दौरान स्टॉक 0.90% की बढ़त के साथ 2,928 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ है। मार्केट कैप की बात करें तो मंगलवार को एक समय कंपनी का मूल्यांकन बढ़कर 20,01,279 करोड़ रुपए हो गया था। और ये दोनों ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं इंटरनेशनल पेज पर। पाकिस्तान में नवाज शरीफ के लिए बिलावल ने छोड़ा मैदान। पाकिस्तान में नवाज शरीफ के चौथी बार प्रधानमंत्री बनने की रूपरेखा तैयार हो गई है और वही देश का नेतृत्व करेंगे। छोटे भाई और पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को पार्टी की ओर से इस आशय की पुष्टि कर दी है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उनकी पार्टी को सरकार बनाने का जनादेश नहीं मिला है, इसलिए वह प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी नहीं करेगी। उनकी पार्टी PMLN की सरकार का समर्थन करेगा लेकिन उसमें शामिल नहीं होगा। 2 दिन चली पार्टी की कार्यकारी समिति की बैठक के बाद भुट्टो ने यह बात कही है, जबकि इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ विपक्ष में बैठने की इच्छा पहले ही जता चुका है। ऐसे में सेना के समर्थन से नवाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता फिलहाल साफ नजर आ रहा है। समझौता न होने देने का आरोप लगा। UN में भिड़े रूस व पश्चिमी देश। यूक्रेन पर रूसी हमले को 24 फरवरी को 2 वर्ष होने जा रहे हैं और इससे पहले यूक्रेन को लेकर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस और अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी देशों ने एक दूसरे पर युद्ध को भड़काने के आरोप लगाए हैं। रूस ने सोमवार को पश्चिम पर उन समझौतों को नष्ट करने का आरोप लगाया जो यूक्रेन में युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगियों ने सीधे तौर पर मॉस्को पर दोष मढ़ दिया है और कहा है कि इससे कोई नहीं बच सकता है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने छोटे पड़ोसी देशों पर भी आक्रमण बोला है।
चलिए, तो ये आज का 14 फरवरी 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।